यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का टॉटोमर कैसे बनेगा और कौन से वो फैक्टर्स है जो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और स्टेबल बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब टॉटोमेरिज्म समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि अगर कोई भी बच्चा जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें अगर नहीं भी आती है तो भी उससे टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, रेजोनेंस। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि रेजोनेंस क्या होता है। हमें यहाँ पे बेसिक इतनी बात तो पता ही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब हमें उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करना, हमें बस यहाँ पे देखना है कि रेजोनेंस कब कब होगा। तो रेजोनेंस कब होता है, जब सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड, व्हेन सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन होने का क्या मतलब है, कॉन्जुगेशन होने का ये मतलब है कि जब आपके सिस्टम में क्या होगा, डबल सिंगल इस तरीके से प्रेजेंट हो तब रेजोनेंस हो सकता है। बिकॉज रेजोनेंस में होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, अब वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है और वो साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। एग्जाम्पल बेंजीन में होता है। सेकेंड पॉइंट रेजोनेंस का ये है कि होता क्या है, डबल सिंगल और जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होगा उसके ऊपर कभी अगर प्लस चार्ज होगा तो भी रेजोनेंस हो सकता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जब डबल सिंगल और स्पीशीज पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज, तो भी रेजोनेंस होता है। अब ये सब कैसे होता है ये हम कभी और किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हमारे सिस्टम में पाई बॉन्ड किसके साथ हो, कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर के साथ अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होता है तो भी रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस होने के लिए अगर हमें ये चार पर्टिकुलर केसेस अगर दिख रहे हैं तो हम उस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करवा सकते हैं। और रेजोनेंस होता क्या है, इट इज़ जस्ट मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अलोंग द रिंग या फिर अलोंग द स्ट्रेट चेन। तो ये रेजोनेंस था। सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे साइक्लिक सिस्टम होते हैं, जो हमारा साइक्लिक सिस्टम है वो तीन टाइप का हो सकता है। सबसे पहला होता है एरोमेटिक, जो कि सबने ही सुना होगा। सेकंड होता है एंटी एरोमेटिक, दूसरा क्या है हमारा, एंटी एरोमेटिक। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। थर्ड इज नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बेंजीन रिंग बनाएं तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डबल सिंगल इस तरीके से प्रेजेंट है ना। मतलब पहला वाला केस दिख रहा है हमें, तो इसमें ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन में। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो पहला सिस्टम ये है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। पहला पॉइंट ये है कि सिस्टम साइक्लिक हो और कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन में सिस्टम होगा तो ही उसमें रेजोनेंस होगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, साइक्लिक हो, साथ में उसमें क्या हो, रेजोनेंस हो। थर्ड पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड, तीन पेयर इज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। सेकेंड होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में क्या है, इट इज सेम एज एरोमेटिक। जैसे कि अगर हमने ये एग्जाम्पल बनाया तो इसमें क्या है, ये भी सिस्टम क्या है, साइक्लिक है, मतलब इसमें भी साइक्लिक होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा बिकॉज साइक्लिक है सिस्टम। सिस्टम कॉन्जुगेटेड है ना, डबल सिंगल, तो ये सिस्टम भी क्या है, कॉन्जुगेटेड। मतलब सेकंड पॉइंट भी इसमें सेम है कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए ताकि उसमें रेजोनेंस हो सके। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ एंटी एरोमेटिक। एंटी मतलब उसका उल्टा होगा, तो उल्टा सिर्फ थर्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा।
थर्ड हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हमने ये बना लिया, अगर इसमें हम देखें तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। अब नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल कैसे है, ये सिस्टम क्या होगा, साइक्लिक है। इसमें क्या होता है, ये और ये दोनों ही सेम होता है, बस ये एक पॉइंट से डिफरेंट होता है। मतलब एंटी एरोमेटिक इज सेम एज नॉन एरोमेटिक, सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट होगा और वो ये होता है कि ये कॉन्जुगेटेड था, लेकिन ये सिस्टम कैसा होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे डबल सिंगल डबल फिर सिंगल और सिंगल, मतलब ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यही थर्ड इसका मेन रीजन, मेन पॉइंट है, ये सिस्टम कैसा होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो इसका मतलब यहाँ पे भी साइक्लिक होगा, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्जुगेटेड। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन हमें नहीं दिखेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। अब हम तीसरा एक और पॉइंट है जिस चीज़ को समझेंगे। ये दोनों पॉइंट हमने इसीलिए डिस्कस किया है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें समझ आ सके देख के कि हाँ कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, ताकि हम उसका स्टेबिलिटी डिसाइड कर पाए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना भूल गई थी कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है हमारा नॉन एरोमेटिक सबसे स्टेबल, और जो थर्ड होता है लास्ट, इसकी लास्ट जो है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और ये पॉइंट्स हमें याद रखने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब रेजोनेंस और साइक्लिक सिस्टम समझने के बाद हमें समझना है तीसरा चीज़, दैट इज इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, एक तरफ से हम अल्फा हाइड्रोजन को ही क्या बोल सकते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इट कैन बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन, ही हमारा क्या होता है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होता है। अब जैसे कि एग्जांपल देके CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इस स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाए कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन क्या है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका क्या है कि जो हाइड्रोजन पर्टिकुलरली अगर हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे कीटो। जो हाइड्रोजन कीटो ग्रुप के बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होगा वो ही हमारा क्या होता है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। बाकी में मतलब कीटो इनोल में तो हम पहचान लेंगे कि जो कीटो ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो हमारे क्या हो गए, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। लेकिन बाकी अगर कीटो इनोल के अलावा कोई आए तो उसमें हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे हम कीटो ग्रुप की जगह क्या यूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं वही हमारे कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में अटैच्ड होने के वजह से इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड गेट लिबरेटेड एज H+। अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में लेती हूँ मैं, ये है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें अगर अल्फा हाइड्रोजन या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन के पास जाएंगे। तो ये दोनों बगल के कार्बन हैं,
अब क्या होगा, अगर हम सेकेंड पॉइंट को ध्यान ना रखें तो डेफिनेटली हम गलती करेंगे, हम इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा देंगे और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा देंगे, जो कि स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें याद रखना है, हम अगर यहाँ देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, 1 2 और इसका खुद का हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं बिहेव कर सकता। तो इसीलिए याद रखना है कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होता है कभी कभी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख जाएंगे, दैट इज अगर हम एसिटाल्डिहाइड में देखें तो कीटो ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन हमें क्या दिख रहे हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसका हाइड्रोजन हमारा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं, इसका है नहीं, तो फिर हमारे लिए कौन होगा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रक्चर के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें तीसरा पॉइंट याद रखना होगा कि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन must be attached directly or indirectly to the electronegative atom bonded by multiple bond। मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो भी होगा उसे किसी भी तरीके से जो भी हमारा कीटो ग्रुप लगा होगा या जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उससे किसी भी ना किसी तरीके से अटैच्ड होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सिर्फ ये वाला ही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके हाइड्रोजन क्या बन सकते हैं, दे कैन बी अल्फा हाइड्रोजन या फिर दे कैन बी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो इसे हम कैसे यहाँ तक कनेक्ट कराएंगे, तो क्या तरीका है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टॉटोमर मैं यहाँ बना देती हूँ, इसका टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये बॉन्ड इसके पास वापस चला जाएगा, जहाँ जहाँ एरो लगाया है वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं, एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया। अब क्या है, इस यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और ये क्या हो जाएगा, OH। तो ये क्या हो गया, इसका टॉटोमर। और अगर हम देखें तो पहले तो ये क्या था, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है ना, लेकिन अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें वो कैसा बन गया है, एरोमेटिक। तो इसीलिए हम ये भी बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट या टॉटोमर हमारा बना है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू कीटो फॉर्म, बिकॉज इसमें क्या आ गई है, एरोमेटिसिटी आ गई है। इस चीज़ को हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देख लिया पहले वीडियो में कि कैसे हम किसी स्ट्रक्चर को देख के ये पहचानेंगे कि उसमें टॉटोमर है, टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी, जैसे कि रेजोनेंस कब कब होता है, और दूसरा ये चीज़ है कि साइक्लिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। थर्ड, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के बारे में देखा। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, सबसे मेन पॉइंट है कि कीटो जो होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन इनोल फॉर्म। जो हमारा हम अभी मोस्टली क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो हमारा कीटो फॉर्म होता है ना, उसका परसेंटेज हमेशा इनोल फॉर्म के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम वो कॉमन एग्जांपल लेंगे जिससे कि हम इस पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि कीटो फॉर्म जो होता है ना वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने के वजह से कीटो फॉर्म का परसेंटेज भी क्या होता है, हाई होगा। कीटो का जो परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा एज कंपैरिजन टू क्या, इनोल फॉर्म, एज कंपैरिजन टू इनोल फॉर्म। अब जैसे कि एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर हमें इसका टॉटोमर बनाना होगा तो इसका टॉटोमर कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड COH, ये क्या हो गया, इसका टॉटोमर बना। मतलब ये फॉर्म क्या था, कीटो फॉर्म, और ये फॉर्म क्या है, इनोल फॉर्म। दूसरा अगर हम देखें एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इसका भी टॉटोमर बनाए तो कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बन गया इसका टॉटोमर। इन दोनों ही एग्जाम्पल में ये देखा जाता है कि जो इनोल फॉर्म बनता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है। वो कैसा बनेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट रहेगा उसका। अब अगर कोई चीज़ कम अमाउंट में है, इसका मतलब है ना कि ये फॉर्म कम स्टेबल होगा, तभी तो रिएक्शन हमेशा क्या करना चाहेगा, बैकवर्ड में जाना चाहेगा। मतलब ये वाला एरो हम थोड़ा बड़ा बना देंगे ये दिखाने के लिए कि हमारा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। ये अब ऐसा क्यों होता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इनोल के कंपैरिजन, तो रीज़न ये है कि कीटो में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इनोल में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हम OH वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से इन दोनों का बॉन्ड क्या होगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। और ये बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। तो ये कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर है। तो अगर ये इसका नेचर कोवेलेंट है, इसका नेचर स्लाइटली आयनिक है, तो हमें पता है कि ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना। इसीलिए कीटो की स्टेबिलिटी इनोल के कंपैरिजन हमें अधिकतर टाइम ज़्यादा रहती है। लेकिन कभी कभी या कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें इनोल का परसेंटेज हाई हो रहा था। अब इनोल का परसेंटेज हाई तभी होगा ना, यहाँ पे इसका परसेंटेज कम क्यों था, बिकॉज ये लेस स्टेबल फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अब इसका परसेंटेज अगर हाई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इनोल में कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हो रहे होंगे ना जिसने उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और वो एग्जाम्पल्स हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये रीज़न होता है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये तो कॉमन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम फिनोल लेते हैं। फिनोल का टॉटोमर बनाना है तो यहाँ पे हम टॉटोमेरिज्म कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था AB डबल बॉन्ड C। मतलब क्या है कि हमें देखना है यहाँ पे कौन डबल बॉन्ड कहाँ है। तो ये हम मान सकते हैं CB और ये हमारा क्या हो गया A, ऐसे हम मान सकते हैं। और उसके बाद बॉन्ड ट्रांसफ़र कैसे बताया था मैंने, कैसे होता है, ये इस A का जो भी हाइड्रोजन होगा वो कहाँ चला जाएगा, C के पास चला जाएगा और C का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, B और C का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इस C के पास आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे, ये रहा, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया, इस C के पास पहले एक ही हाइड्रोजन था, अब दो हाइड्रोजन आ गए। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ गया। कोई पूछे कि बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आई थिंक आप लोग आंसर कर सकते हो चीज़ों को समझ के। जो मैंने साइक्लिक सिस्टम में बताया था 3 चीज़ें होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उस चीज़ को देख के हम इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो ये साइक्लिक सिस्टम में ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। अगर इसमें देखें तो ये सिस्टम क्या है, इसमें कितने पेयर प्रेजेंट है, 2 पेयर है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साइक्लिक है सिस्टम। लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ये सिस्टम कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है डबल सिंगल डबल, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ टूट गई है। तो ये कैसा सिस्टम है, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड जो होता है वो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब खुद सोच के बताओ, यहाँ पे पहला वाला स्ट्रक्चर कीटो फॉर्म जो था वो एरोमेटिक था, इनोल फॉर्म जो बना है वो कैसा बना है, नॉन एरोमेटिक। ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे कीटो किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरो को बढ़ा देंगे।
ये इनोल बिकॉज लेस स्टेबल है, तो इनोल क्या करना चाहेगा, कीटो फॉर्म में ज़्यादा, ये रिएक्शन बैकवर्ड में ज़्यादा आएगी, वो अपने कीटो फॉर्म में ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा बिकॉज उसका कीटो फॉर्म कैसा था, एरोमेटिक, उसका इनोल फॉर्म कैसा है, नॉन एरोमेटिक। हम कुछ पॉइंट्स से डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा, अभी तक हमने क्या देखा कि कीटो इज जनरली मोर स्टेबल देन इनोल। अब हम वो पॉइंट्स देखेंगे जो इनोल को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। कंडीशंस दैट मेक इनोल मोर स्टेबल। अब वो कंडीशंस होते कौन कौन से है। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर जो हमारा इनोल फॉर्म है अगर वो एरोमेटिक हो जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, एरोमेटिक। अगर तो इनोल फॉर्म किसी तरीके से एरोमेटिक हो जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। अगर हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अगर टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाए तो भी हमारा इनोल फॉर्म क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। ये चीज़ अभी हम समझेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब इस यहाँ पे हम एक और पॉइंट समझ सकते हैं कि अगर इनोल में क्या हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए। और हाइपर कॉन्जुगेशन किससे चेक करते हैं, अगर नहीं भी आता है तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन देख लो, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे हम किससे चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या है, रेजोनेंस। अगर हमारे स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, इनोल फॉर्म में किसी तरीके से रेजोनेंस हो जाए तो भी वो इनोल फॉर्म क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो, रेजोनेंस में भी क्या करना है, हमें दो चीज़ें समझनी है। रेजोनेंस कब होता है, जब सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। जब सिस्टम क्या होता है, व्हेन सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन, तब क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे रेजोनेंस भी दो टाइप का होगा। जब भी हम यहाँ पे इनोल के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे रेजोनेंस भी हमें दो तरीके से देखेंगे हम। एक रेजोनेंस हमारे पास आएगा एक्सटेंडेड रेजोनेंस, या फिर इसे कह लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और दूसरी चीज़ जो आएगी वो आएगा यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या आएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और ये चीज़ और ये जनरली क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी को है ना बढ़ाता है। ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये सारे पॉइंट्स अभी हम समझ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होंगे। दूसरा क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे कि क्रॉस कॉन्जुगेशन कब हो सकता है, जैसे ये हो जाए ए बी, डबल बॉन्ड हो सी के साथ, और यहाँ पे कोई एटम है डी, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता है एक्स वाई जेड। अब इस ए के पास क्या होना चाहिए, मान लो हम अगर हमारे पास इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और उसी टाइम पे ये सी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, इस टाइम पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यही तो होगा। और अगर उसी टाइम पे देखें तो क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी तो है लोन पेयर, ये लोन पेयर भी तो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब अगर उसी टाइम पे ये ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे और इसके साथ अगर सी वाले के साथ अगर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे बी एटम पे क्या हो रहा है, चार्ज जो हो रहा है वो कंसंट्रेट हो रहा है। और किसी भी सिस्टम में अगर चार्ज कंसंट्रेट होता है वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी को घटाता है। यहाँ पे ये लेस स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी घट रही है।
क्योंकि इस एटम पे क्या हो रहा है, चार्ज कंसंट्रेट हो रहा है, और चार्ज हमेशा डीलोकलाइज अगर हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेरिजन टू किसी एटम पे एक ही साथ क्या हो जाए, दोनों के दोनों एटम्स चार्ज को क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इसका नाम क्रॉस कॉन्जुगेशन क्यों रखा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही रेजोनेंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं। ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये दोनों चीज़ अभी क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमारे इनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो भी हमारा इनोल क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इनोल को कीटो से अगर ज़्यादा स्टेबल होना है तो उसमें या तो वो एरोमेटिक हो जाए, या तो उसका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाए, तीसरा या तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, और चौथा उसमें या तो रेजोनेंस हो जाए या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो इन सारे केसेस में हमारा इनोल जो है वो कीटो से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ। अब हमें ये स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें इसका टॉटोमर बनाना है और ये देखना है कि कौन सा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसे हमें कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, CH3। ये सेम स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है। अगर यहाँ पे एक कीटो ग्रुप होता तो बहुत इजी होता, लेकिन यहाँ पे दो दो कीटो ग्रुप है तो हम यहाँ पे इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। लेकिन हम ये जो सेकंड वाला कीटो ग्रुप है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस वाले पे फोकस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखना है कि इसका बॉन्ड या तो यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है या तो यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन क्या है, ये वाले हाइड्रोजन भी यहाँ जा सकते हैं और ये वाले हाइड्रोजन भी यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप के कार्बन से अटैच्ड है ना। लेकिन अगर हमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम है अगर वो टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हो जाए तो उससे जो इनोल का स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ये पॉइंट था ना सेकंड पॉइंट कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इफ इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म देन दैट स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम कौन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन एटम वो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा हो, वही तो हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कीटो ग्रुप भी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं, ये कीटो ग्रुप भी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। तो इसके कार्बन की पॉजिटिविटी हटाने के लिए इसके हाइड्रोजन के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन दे के H+ के फॉर्म में निकल जाए एज कंपेरिजन टू ये, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही का इफेक्ट आ रहा है, इस पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम पहले वाले से अभी सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड एक बार यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये बॉन्ड एक बार यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर हम इस वाले से देखें, इसे A इसे B मान लेते हैं, अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम इधर बॉन्ड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C डबल OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा CH3। ये स्ट्रक्चर बन गया, किसके वजह से बना है, ये A के वजह से। अब अगर हम B के वजह से स्ट्रक्चर बनाए तो B के वजह से स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये यहाँ पे चला जाएगा डबल बॉन्ड और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ इसका लोन पेयर और CH3। अब हमें डिसाइड करना है ना ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, दोनों स्ट्रक्चर को अकेले अकेले पहले कंपेयर करो। यहाँ पे क्या हुआ था, कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ था, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन
टॉटोमेरिज्म, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन क्या हुआ है, टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व हुआ है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है एज कंपैरिजन टू दिस। दूसरा अगर देखें तो क्या यहाँ पे हमें और कुछ दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर हमें दिख गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें उन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रख के उन्हीं को देखना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें से देखो कि कौन से पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दिखेंगे वही हमारा मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 2 मिल गया। तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसके लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे रिंग में 5 मेंबर्ड रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हमें दिख गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और एक और चीज़ है, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट भी हम लगा सकते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन या कहीं कहीं बुक में क्या लिखा होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए है बिकॉज ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हैं। अब मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का क्या मतलब है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के आसपास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी सबसे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्डेड कार्बन के आसपास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर हम इसमें गौर करें तो यहाँ पे पहली बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है लेकिन हमारा बॉन्ड ट्रांसफर यहाँ हुआ है, तो हमें इससे मतलब है। यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा भी तो दिख रहा है सिर्फ 3 ही एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, उसके कंपैरिजन ये छोटा है, वो 5 मेंबर्ड में रेजोनेंस हो रहा था, ये 3 मेंबर्ड में। तो ये यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें रेजोनेंस है लेकिन कम है। दूसरा यहाँ देखे और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम सिर्फ कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसके कंपैरिजन इसमें कम हो रहा है। तो इसका मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा बना है, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज मोर स्टेबल इनोल फॉर्म, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म बना है। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बताना है कि इधर से हम क्यों नहीं स्ट्रक्चर बना रहे, मतलब ये वाला बॉन्ड भी तो यहाँ ट्रांसफर करके हम 2 और स्ट्रक्चर बना सकते थे ना, तो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं बना रहे, रीज़न ये है कि अगर हम देखें, मैं ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बता के कर रही हूँ ताकि सबका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH, फिर क्या होगा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा CH3। अब जैसे यहाँ पे इसका बॉन्ड इधर और इधर ट्रांसफर होने की वजह से 2 स्ट्रक्चर बना था, वैसे ही इसका भी तो यहाँ और यहाँ अगर ट्रांसफर हो तो 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन यहाँ से हम नहीं बनाते हैं। रीज़न इसका ये है कि अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस करवाएं तो जब ये हाइड्रोजन एटम यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, मे बी उस टाइम पे ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर क्या करे, यहाँ पे दे और ये बॉन्ड फिर यहाँ ट्रांसफर हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेम टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं। ये दोनों ही रेजोनेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस दोनों ही कंडीशन में होता है। क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है और मैंने बताया था डबल सिंगल लोन पेयर होता है तो भी रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 रेजोनेंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन।
और क्रॉस कॉन्जुगेशन मैंने बताया था कि वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है, बिकॉज वो क्या करेगा, इस कार्बन पे चार्ज को एक ही साथ दोनों एक साथ अपना इलेक्ट्रॉन एक ही साथ ट्रांसफर करेंगे, दोनों कार्बन पे एक ही साथ चार्ज को क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे, और चार्ज जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इस वजह से हम इस वाले साइड से प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं और सिर्फ इससे बनाते हैं। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे होगा, इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये है। कितने हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एक ये है, एक ये है। इसका मतलब एक बार इसका हाइड्रोजन यहाँ जा सकता है, एक बार इसका हाइड्रोजन यहाँ जा सकता है, तो दो टाइप के यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों की हमें प्रोडक्ट बना के स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर मैं पहले यहाँ बॉन्ड ट्रांसफ़र करती हूँ, ये A मान लो, और दूसरी बार में अगर यहाँ करूँगी तो ये B मान लो, तो A के वजह से कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा, CH3। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, बस। अब अगर हम B से प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। तो मोस्ट स्टेबल देखने के लिए हमें एक एक पॉइंट को चेक करना है। एरोमेटिक ये है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ दोनों में से किसी में नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और उतना ज़्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा हो रहा है। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड के आसपास बगल में सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका टॉटोमर हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, बाकी सब में क्या होता है, एक ही बार बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इस वाले में हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो इसके पास वाले ये दोनों के पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास ये 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बार बॉन्ड का ट्रांसफ़र कराएंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ एरोमेटिक। अगर हम देखें तो ये अगर ये वाला हाइड्रोजन अगर एक बार यहाँ चले जाए, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाए, इस ऑक्सीजन के पास चले जाए और इसका डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए, और ये हाइड्रोजन एक बार यहाँ चले जाओ, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो हमारा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विथ OH OH, और ये भी क्या हो गया, OH। तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिक है ये प्रोडक्ट, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और बिकॉज यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन रहा था, इसलिए हमने 3 बार यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफ़र करवा दिया है, जो कि हम कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट में एरोमेटिक बन रहा होगा तो हम उसे उस तरीके से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे इसे हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट चेक करना है। आई थिंक अब तो कुछ बच्चों को समझ आने लग गया होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही कीटो ग्रुप है ना, तो यहाँ पे एक ही ये बॉन्ड एक बार या तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा या तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बार बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र करके प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज़ A, और एक बार यहाँ बॉन्ड ट्रांसफ़र करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर हम इधर बॉन्ड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा,
ये हमारा बी का रिजल्ट है, CH डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, COH CH2 क्या बन जाएगा, CH3। और अगर हम ए के वजह से, मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ भेज दे और ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफर करे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ए के वजह से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH CH3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन जो हो रहा है वो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है। कैसे, ये डबल बॉन्ड अपना यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, ऐसे ये यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर नंबर ऑफ एटम्स में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और मैंने बताया था अगर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन का कंडीशन किसी में आ जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो हमें दिख रहा है कि ये इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं तीन के बीच में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस बहुत कम एटम्स के बीच में हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कम एटम्स के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लंबा डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा, बी वाला प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल इनोल फॉर्म होगा और इसका परसेंटेज भी क्या होगा, हाई होगा एज कंपैरिजन टू ए। और कीटो के कंपैरिजन भी इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, बिकॉज जब इसका ये फॉर्म जब इसमें बदल रहा है तो ये रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो अगर कोई ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में बदल जाएगा तो वो लेस स्टेबल में क्यों बदलना चाहेगा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ज़्यादा स्टेबल में ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये है हमारा कीटो ग्रुप, इसके बगल के कार्बन, इसके बगल में जो भी होगा वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, लेकिन मैंने बताया इसका हाइड्रोजन कैन नेवर बिहेव एज अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज ये कार्बन हमारा कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का हाइड्रोजन कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वाला इसका हाइड्रोजन कभी भी टॉटोमर में यूज मत कर लेना बनाने के लिए। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ है ना, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है उसमें से एक इसके पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा बना, ये दो पुराने बॉन्ड एज इट इज बन जाएंगे, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड आ गया OH। अब अगर कोई देखे तो अब तो वो डायरेक्ट बता सकता है, यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और सिस्टम कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट गया है, तो अगर इवन पेयर हो और सिस्टम हमारा कैसा है, कैसा हो, नॉन कॉन्जुगेटेड, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन एरोमेटिक का। मतलब ये स्ट्रक्चर जो कीटो फॉर्म था हमारा वो नॉन एरोमेटिक है, जब वो इनोल में गया तो वो किस में बदल गया है, एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में जब ये बदल गया है तो हमें क्या पता है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू नॉन एरोमेटिक, इसका मतलब यहाँ पे भी इनोल का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू कीटो का परसेंटेज। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, अभी हम और दो चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी सेम है, हमारे पास ये रहा हमारा कीटो ग्रुप, इसके बगल बगल के मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन है, दो इसके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, एक बार अगर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और एक बार अगर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, N डबल बॉन्ड O, ये क्या बन जाएगा CH, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ, तो डबल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, और ये सेम एज इट इज रहेगा। तो ये एक प्रोडक्ट बना है, ये किसके रिजल्ट से बना है, A के रिजल्ट से। मतलब जब हमने
एक ही तरफ यहाँ पे ट्रांसफर कराया था एटम। अब अगर हम दूसरा बनाए, अगर इधर ट्रांसफर करें तो एक चीज देखो क्या होगा, यहाँ पे सेम है, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, CH2 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ये B के वजह से बना है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉन्ड ट्रांसफ़र, ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, अगर ये वाला बॉन्ड इसके साथ अगर कॉन्जुगेट कर रहा है तो वो उसको एक स्टेप और बढ़ा देता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सटेंड्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप extends the delocalization of electrons। यहाँ पे NO2 के आने के वजह से, क्योंकि अगर देखो तो ये स्ट्रक्चर अगर हटा दिया जाए तो इसमें दोनों के वजह से सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। अगर ये वाला पोर्शन हटा दे तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो इसके पास भी रिंग है, और अगर यहाँ ट्रांसफ़र होता है डबल बॉन्ड तो इसके पास भी एक रिंग है, तो सेम ही स्ट्रक्चर हो जाता ना, हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो इसी वजह से एक तरफ इन लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये इसमें एक स्टेप और बढ़ा देता है कॉन्जुगेशन को। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इतनों के बीच में ही कॉन्जुगेशन होगा ना, क्या हो रहा है, ऐसे ही तो कॉन्जुगेशन होगा, इसमें एक स्टेप इसके कंपैरिजन कम है ना। NO2 ग्रुप एक्सटेंड कर देता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये मोर स्टेबल इनोल फॉर्म होगा, मोर स्टेबल इनोल फॉर्म बनेगा। मतलब इनोल तो दो बनेंगे लेकिन दो में से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये कीटो से भी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स के एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। तो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या होगा कि ये हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के पास 1 2 3 इसका खुद का एक हाइड्रोजन, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा। और अगर इसके बगल में देखें तो इसके पास भी इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना हो रहा है, इस कार्बन का sp3। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी हमारा मोर स्टेबल इससे बनता है ना कि इससे। रीज़न क्या है, अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र करूँ एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, OH डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के वजह से बना है एज ए रिज़ल्ट ऑफ A। अगर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होता है एज ए रिज़ल्ट ऑफ B तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हमें क्या देखना है, क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन, ये जो इकलौता हाइड्रोजन था ये यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर बन गया जिसमें कि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो होता है हमारा ये लेस स्टेबल बनता है, बावजूद कि इसके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी sp3 है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते के बावजूद भी। रीज़न ये है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, ब्रेडिट्स रूल। ब्रेडिट्स रूल क्या कहता है, अगर हम देखें तो ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, ये कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेडेड कार्बन। तो ब्रेडिट्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेडेड कार्बन कैन नेवर बी
sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये अगर अब यहाँ देखें, पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इस कार्बन का, sp2। तो ब्रेडिट्स रूल के हिसाब से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये वाला इनोल फॉर्म बनता है तो इसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है, और स्ट्रेन के बढ़ने से हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ये पोर्शन sp3 से sp2 आने पे स्ट्रेन क्यों पैदा हो रहा है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ये पूरा टॉटोमेरिज्म का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें कि हम प्रोडक्ट बनाना सीखे हैं, और वो भी सीखा है हमने कि कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा इनोल का। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।